आज हम पाठ पढ़ेंगे नमक, जिसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। उनका जन्म 1917 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। उनकी मृत्यु 1979 में हुई थी, यानी 1979 में। लेखिका ने नमक पाठ के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय की त्रासदी का वर्णन किया है कि राजनीति की सत्ता को चाहने वाले कुछ चंद लोगों ने जनता को ऐसे बेहाल कर दिया और दो भागों में जनता को बांट दिया। जो व्यक्ति पाकिस्तान को छोड़कर के भारत आए थे और भारत को छोड़कर के पाकिस्तान गए थे, उन व्यक्तियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यानी दोबारा से अपना घर बसाने में उनको काफी पीड़ाएं झेलनी पड़ी। किस प्रकार से सत्ता के भूखे व्यक्ति अपने फायदे के लिए जनता को जो क्या है बलि का बकरा बनाते हैं, लेकिन जनता फिर भी अपने उस स्थानों से जुड़ी हुई होती है जहां पर उन्होंने अपना बचपना व्यतीत किया था। पाठ के माध्यम से रजिया सज्जाद जहीर सिख बीबी के बारे में बताती है कि वो अपना वतन छोड़ करके, लाहौर को छोड़ करके दिल्ली में आई थी और उसी को जो क्या अपना सब कुछ मानती है और अपना वतन जो क्या है फिर भी वो लाहौर ही मानती है। लखनऊ में भी, दिल्ली से जो क्या है लखनऊ में आने के बाद भी फिर जो क्या अपना वतन जो क्या वो लाहौर मानती है और कहते हैं कि साडा लाहौर। यानी किस प्रकार से इंसान जो क्या है कि अपने वतन से जुड़े हुए हैं, रहते भारत में हैं और जो क्या वतन अपना लाहौर मानते हैं, उसी प्रकार से भारत वाले रहते पाकिस्तान में और अपना वतन जो क्या है दिल्ली को मानते हैं, कभी भारत को मानते हैं। तो इस प्रकार से लेखिका कहती है कि राजनीति के भूखे व्यक्तियों ने जनता को किस प्रकार से जो क्या है दो हिस्सों में बांट दिया। एक मानचित्र पर लकीर खींच देने से जनता तो बढ़ जाती है, लेकिन उनके दिलों में जो क्या है अपने वतन के प्रति जो प्रेम है उसको कभी भी नहीं बांटा जा सकता। इस पाठ के माध्यम से लेखिका अनेक उदाहरण ऐसे प्रस्तुत करती है जो रहते पाकिस्तान में है, वतन भारत को मानते हैं, रहते भारत में है और वतन जो क्या है पाकिस्तान को मानते हैं। तो लेखिका इस पाठ के माध्यम से कहती है कि सत्ता के चाहने वाले व्यक्ति किस प्रकार से जनता को दो भागों में बांटते हैं, जनता कितनी विषम परिस्थितियों को झेलती है और जीवन में आने वाले कितने संघर्षों के साथ उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में एडजस्ट होने में कितना समय लगता है। क्या हमारे को इस प्रकार के कार्य करने चाहिए या सरकार को भी इस प्रकार के कार्य करने चाहिए? इस प्रकार के कार्य करने से पहले वो जनता के बारे में थोड़ा बहुत जरूर ध्यान दे। अगर वो ध्यान दे तो शायद लोगों को ऐसा कार्य न करना। सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी। वहां एक सिख बीबी को देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि उसकी आंखें भारी भरकम जिस्म, वस्त्र आदि सब सफिया की मां की तरह थी। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने उनके बारे में अपनी बहू से पूछा। जब उसे पता चला कि वह सुबह लाहौर जा रही है तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। उसने बताया कि विभाजन के बाद भारत आई थी, उनका वतन तो जो लाहौर ही है। यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोगों को अपने घर छोड़ करके, अपने स्थान छोड़ करके दूसरी जगह पर जो क्या है स्वयं को समायोजित करना पड़ा, लेकिन उनके मन में अपने वतन के प्रति यादें अब भी है। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने उनके बारे में अपनी बहू से पूछा। जब उसे पता चला कि वह सुबह लाहौर जा रही है तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। उसने बताया कि विभाजन के बाद भारत आई थी, उनका वतन तो जी लाहौर ही है। कीर्तन समाप्त होने के समय सफिया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा। उसने हिचकिचाहट यानी संकोच के साथ लाहौरी नमक लाने के लिए वह लाहौर में 15 दिन रुकी। उसके भाइयों ने खूब खातिरदारी की, मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आए। उसके सामने सेब भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। लेखिका के पास सेब भर लाहौरी नमक ले जाने की समस्या क्यों थी? क्योंकि एक सीमा से दूसरी सीमा में नमक ले जाना गैर कानूनी माना जाता है। अब उसके मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहे थे कि नमक को दिखा करके लेके जाऊं कस्टम अधिकारियों से या छुपा करके लेके जाऊं। वो अपने भाई से इस बारे में प्रश्न पूछती है तो वो कहता है कि तुम्हारे हिस्से में बहुत ज्यादा नमक आया। तो इससे लेखिका का मन भराता हो कहती कि मैं इससे पत्ते की बातें नहीं कर रही, ये नमक तो मेरी माँ ने मंगाया है।
वो दृढ़ निश्चयी है, वो सिख बीबी में अपनी माँ की मूर्ति देखती है और वो उसको पूरा करने के लिए ऐसा कदम उठाती है। कहती है कि मैं नमक को जो क्या है न छुपा के लेके जाऊंगी, न चोरी से लेके जाऊंगी, बस जता के लेके जाऊंगी। क्या कस्टम वालों का कोई दिल नहीं होता? कानून 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 हमेशा आप लोगों के जुबान के ऊपर रहता है, दिल से बड़ा कानून कभी भी नहीं हो सकता। ये सब बातें जो क्या अपने भाई के सामने कहती है और उसका भाई जो क्या है कहती है कि तुम ठहरी साहित्यकार, यानी अदीब कहता है, और साहित्यकारों का दिमाग जो क्या थोड़ा बहुत घुमा फिरा होता है। यानी फिर लेखिका कहती है कि साहित्यकारों जैसा अगर सभी का दिमाग हो जाए तो शायद ये देश और दुनिया कुछ और ही होता। वह लाहौर में 15 दिन रुकी, अपने भाइयों से खूब खातिरदारी की, मिले अवाले अनेक उपहार ले आए। उसके सामने शेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। पुलिस अफसर भाई ने इसे गैर कानूनी बताया था। व्यंग्य किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया था। लेखिका इस पर झुंझ ला गई, यानी गुस्सा हो गई तथा नमक ले जाने की जिद की। भाई ने कस्टम की जांच का हवाला दिया तथा बेइज्जती होने का डर दिखाया। भाई कहते हैं कि अगर नमक मिल गया तो तुम्हारे सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे, यानी टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और मुफ्त में जो बेइज्जती होगी वो अलग से। उसने उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, वह प्रेम की चीज को शालीनता से ले जाना चाहती थी, परंतु भाई ने कानून की शक्ति के विषय में बताया। अंत में वह रोने लगी तथा भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। लेखिका को अगले दिन के 2 बजे रवाना होना था। अपने दोस्तों से, अपने चहेतों से, अपने अजीजों से उसको जो भी तोहफे मिले थे उन सभी को जो क्या है वह सूटकेस और बिस्तर बंद में जो क्या है पैकिंग करने लग रही थी, और बार बार उसके सामने जो क्या वह नमक की पुड़िया आ जाती थी जो एक बादामी रंग के उसमें थी। किनों की टोकरी तक नमक की पुड़िया शेष रह गई थी। गुस्सा उतरने पर भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी होने लगी, यानी बुद्धि ने स्थान ले लिया, भावनात्मकता से दूर हो गई कि उसके कहीं कस्टम वाले देख लेंगे तो क्या होगा, मैं कैसे क्या करूंगी, उनका कैसे सामना करूंगी। तो डर के मारे एक बार जो क्या है नमक की पोटली को जो क्या है किनों के नीचे छिपा देती है टोकरी में। आते समय उसने देखा था कि भारत से केले जा रहे थे तब पाकिस्तान से किनों आ रहे थे, कोई जांच नहीं हो रही थी। इस तरह नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा। फिर वह सो गई। वह लाहौर के सौंदर्य माहौल व सगे संबंधियों के बारे में सपन देख रही थी। यहाँ उसके 3 सगे भाई, चाहने वाले दोस्त, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां सब याद आ रहे थे। कल वह लाहौर से जा रही थी, शायद फिर वह नाच के फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबते किरणें आगे दिखाएंगे। लेखिका सोच रही थी क्योंकि एक वर्ष से का समय व्यतीत होने के बाद ही वो यहाँ पर आ सकती थी, लेकिन उससे पहले नहीं आ सकती थी। इससे लेखिका को लग रहा था हो सकता है कि मैं दोबारा से यहाँ पर भी न आऊँ, तो इसलिए वो सभी यादों को अपने हृदय में सिमेटना चाहती थी और जो क्या उनको कभी भी नहीं भूलना चाहती थी। अचानक उसकी आंखें खुल गई क्योंकि उसका हाथ किनों की टोकरी में जा पड़ा था। उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है, क्योंकि उसने आते वक्त देखा था कि जो क्या है भारत से व्यक्ति केले लेकर के जा रहे थे और इधर से व्यक्ति किनू लेकर के जा रहे थे, और फलों का जो भी स्थान था या फल जिस भी जगह पर रखे हुए थे उसके कोई भी चेकिंग नहीं कर रहा था। उसके दोस्त ने कहा था ये हिंदुस्तान व पाकिस्तान की एकता का मेवा। वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया। वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी की तह में किनों के नीचे नमक की पुड़िया है। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का तोहफा वह चोरी से नहीं लेके जाएगी, क्योंकि वह समझती थी उसकी माँ ने मंगवाया है और मैं इसको छुपा करके नहीं लेके जाऊंगा, बल्कि इसको कस्टम अधिकारी के सामने रख करके और अपनी भावनाओं को प्रकट करके लेके जाऊंगी। कई बार तो वह सोचती है कि उसकी माँ बचपन में जो कहानी सुनाया करती थी कि किस प्रकार से वह व्यक्ति अपनी जान में हीरा छुपा करके ले जाता है, उसी प्रकार से मेरे हृदय में भी अगर इसको कहीं छुपाने की जगह हो तो मैं इसको ले जाऊं। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रखी। जब सामान जांच के बाद रेल की तरफ चला तो वह कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। वह लंबा पतला खिचड़ी बालों वाला था, यानी अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसने उसके वतन के बारे में पूछा। उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया, यानी पाकिस्तान में जो कस्टम अधिकारी है वह पाकिस्तान को अपना वतन बनाकर बता करके दिल्ली को अपना वतन बताता है। लेखिका ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी तथा उसको सब कुछ बता दिया कि मैं नमक किस भाव से लेकर के जा रही हूँ।
सारी बातें सुनकर उसने गुड़िया को अच्छी तरह लपेट कर सफिया के बैग में रख दिया तथा कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती कि कानून हैरान रह जाता है कि यानी हृदय की भावनाओं के सामने कानून कुछ भी नहीं कर सकता है। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा तथा सिख बीबी को भी संदेश देने को कहा लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, बाकी रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आई। यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी, यानी सबकी आंखों में आंसू थे। अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चली। एक जैसी भाषा, सूरत, बस्तर, लहजा, अंदाज व गालियों आदि के कारण लाहौर खत्म होने पर अमृतसर शुरू होने का पता नहीं चला। लेखिका कहती है कि जब अटारी बॉर्डर आता है तो पाकिस्तान की पुलिस जो क्या ट्रेन से उतर जाती है और भारतीय पुलिस जो क्या चढ़ जाती है, उसी प्रकार भारत से ट्रेन जब अटारी तक पहुंचती है तो भारतीय उतर जाती है और पाकिस्तानी पुलिस चढ़ जाती है। दोनों की भाषा एक से, बोलने का तरीका एक सा, लहजा एक सा, दोनों के हाथों में जो क्या भरी हुई बंदूकें जो है तनी हुई हैं और सभी पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर कहता है दिल्ली मेरा वतन है, सिख बीवी कहती है कि लाहौर मेरा वतन है। तो इस प्रकार से पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर कहता है कि सिख बीवी को कहना कि कभी तो ऐसा समय आएगा कि दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे और सभी कुछ आना जाना सरलता से हो जाएगा। सफिया उसके बाद सफिया जो क्या है अमृतसर के में कस्टम की जांच शुरू हुई तो वह कस्टम अफसर के पास पहुंची तथा अपने पास नमक होने की पूरी बात कर सुनाई। अफसर ने उसके साथ चलने को कहा। कमरे में जाकर उसने उसे बैठाया तथा 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज की दराज से किताब निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्ता को प्यार के साथ ढाका 1946। यानी वहां पर भी जो अफसर था कस्टम उसको जो किताब दी थी वो उसके मित्र शमसुल इस्लाम ने दी थी। यह भी उस समय दी थी जब जो क्या है उन 2 देशों का विभाजन हुआ था और वो भी उस देश को आज तक अपना वतन मानता और कहता है कि वहां की डाक तो बिल्कुल ही अलग है, यानी उसके डाक की बात ही अलग है। लेखिका के पूछने पर उसने अपना वतन का नाम ढाका बताया। विभाजन के समय वह ढाका में था। जिस दिन वह भारत आ रहा था उससे 1 वर्ष पहले उसकी सालगिरह पर उसके दोस्त ने यह किताब दी थी। फिर वह कलकत्ता में रहकर पढ़े तथा नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे, सफिया वतन की बात पर हैरान थी। यानी ढाका का और जब ये विभाजन हुआ तो वो कहता है कि हम भी वतन में जाते थे। वो भारत में रह रहा है और ढाका को अपना वतन मानता है और वहां के डाक यानी नारियल को सर्वश्रेष्ठ मानता है। उस पुस्तक को अब तक सुरक्षित रखा हुआ है जो उसके मित्र ने उसके साथ गिरह पर देती थी और उसको सुरक्षित रखकर दूसरों को भी ये दिखाता है कि मेरी भी वहां पर कुछ ना कुछ यादें शेष बची हुई है। सफिया वतन की बात पर हैरान थी। कस्टम अफसर ने कहा कि अब वहां भी कस्टम हो गया। उसने अपने वतन की डाक की प्रशंसा की। चलते वक्त उसने पुड़िया सफिया के बैग में रख दिया, खुद उस बैग को उठाकर आगे चल गई। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। लेखिका सोच रही थी किसका वतन कहाँ है, जो कस्टम के इस तरफ है उस तरफ। अंत में लेखिका यही कहती है कि मानचित्र पर रेखा खींच देने से जमीन और जायदाद को हम बांट सकते हैं लेकिन लोगों के हृदय को हम बांट नहीं सकते। इस प्रकार के कार्य करने से पहले जनता के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए और 2 देशों के बीच में संबंध हमेशा मधुर होने चाहिए। कटु संबंध जो क्या है जनता की भावनाओं के साथ हमेशा खिलवाड़